हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। संघ कॉर्डेटा के लक्षणों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब देखते हैं कि संघ कॉर्डेटा जो है इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो संघ कॉर्डेटा के जंतुओं को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। इसमें से एक समूह जो है वह कहलाता है यूरोकॉर्डेटा। दूसरा जो है वह कहलाता है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा जो है वह कहलाता है वर्टिब्रेटा। तो इस प्रकार से संघ कॉर्डेटा को 3 समूहों में बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वह केवल उनके लार्वा अवस्था में उपस्थित होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वह इसी रूप में जीवन पर्यंत होता है। जबकि वर्टिब्रेट जो होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है यह भ्रूण अवस्था में उपस्थित होंगे और उसके पश्चात वयस्क में यह परिवर्तित हो जाते हैं मेरुदंड में। तो इस प्रकार से संघ कॉर्डेटा को इन 3 भागों में बांटा गया है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं दोनों एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहलाते हैं। ये यूरोकॉर्डेटा जो होता है इसमें ये लार्वा जो होता है केवल इसके पूंछ अवस्था में ही, केवल इसकी पूंछ में जो नोटोकॉर्ड है वो उपस्थित होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में सिर से लेकर के पूंछ तक यह उपस्थित होता है। यह यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें हृदय पाया जाता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें हृदय नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं इस संघ के जो सदस्य होते हैं इनमें ट्यूनिक का कवच पाया जाता है, ट्यूनिक या कवच, जिसके अंदर इनका शरीर जो होता है वह बंद रहता है। सिफेलोकॉर्डेटा में ये ट्यूनिक जो होता है वह अनुपस्थित होता है। इस प्रकार से संघ कॉर्डेटा का जो यूरोकॉर्डेटा समूह होता है और सिफेलोकॉर्डेटा समूह जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं वे समुद्री प्राणी होते हैं। इनका एग्जाम्पल देखें तो यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल है सेल्पा, एसिडिया आदि, और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल जो है वह है एम्फीऑक्सिस। तो इस प्रकार से जितने भी यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं ये जो होते हैं इनमें सिर जो होता है उसमें कपाल नहीं पाया जाता है, कपाल या खोपड़ी या क्रेनियम बॉक्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इन दोनों समूह के जीवों को एक्रेनिएटा भी कहा जाता है। इस संघ के जो जीवधारी होते हैं वर्टिब्रेटा इनमें कपाल या खोपड़ी जो होती है वह उपस्थित होती है और इसीलिए वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट या क्रेनिएटा कहलाते हैं। जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनमें कपाल के अंदर मस्तिष्क जो होता है वह उपस्थित होता है। इस प्रकार इनमें मस्तिष्क जो होते हैं वो पाए जाते हैं और इनमें तंत्रिका रज्जु जो होती है या मेरु रज्जु जो होती है वो भी उपस्थित होती है। अब ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं जिनको फिर से डिवाइड किया जाता है 2 उपसमूह में, जबड़ा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। जो जबड़ा विहीन जंतु होते हैं उनको उपसमूह एग्नेथा में रखा जाता है और जो जबड़ा युक्त जंतु होते हैं उनको ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप में रखा जाता है। इस प्रकार से अगर मुंह में जबड़ा उपस्थित नहीं है तो वह एग्नेथा उपसमूह का सदस्य हुआ और अगर जबड़ा युक्त है तो वह ग्नैथोस्टोमेटा का सदस्य कहलाता है।
उपसमूह एग्नेथा जो है इसको एक वर्ग में बांटा गया है जो कहलाता है साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ग होता है, इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं यह समुद्री जीव होते हैं जो मछलियों के बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है वो लंबा होता है। इनमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं जो कि 6 से 15 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इनके मुख में जबड़ा नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर होते हैं चूसक, जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं। इनमें उपांग नहीं पाया जाता है। इसका उदाहरण है टेट्रोमाइजॉन। अगला जो उपसमूह है वह है ग्नैथोस्टोमेटा। इसमें जबड़ा उपस्थित जितने जीव होते हैं उनको रखा गया है। जबड़ा युक्त जीव जो होते हैं वह इसमें रखे जाते हैं। इनको ग्नैथोस्टोमेटा जो है इनको फिर से 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, अधिवर्ग में बांटा गया है। ग्नैथोस्टोमेटा को 2 अधिवर्ग में बांटा गया है। एक को कहा जाता है मत्स्य स्पीशीज, जिसमें मछलियां सम्मिलित होंगी, और दूसरे होते हैं चतुष्पादी, या इनको कहा जाता है टेट्रापोडा। अब इनमें ऐसे जीवधारी होंगे जिनमें कपाल उपस्थित होगा, मेरुदंड उपस्थित होगा, जबड़ा भी पाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसके उपांग जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वह पंख के रूप में होंगे। इनमें टेट्रापोडा जो होते हैं इसका उपांग जो होगा वह पाद के रूप में पाया जाएगा, पैर के रूप में पाया जाएगा। ये जोड़े में पाए जाते हैं। इनके उपांग जो होते हैं वे जोड़े में पाए जाते हैं। मत्स्य अधिवर्ग जो है इसको पुनः 2 वर्ग में बांटा गया है। एक है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा या चतुष्पादी जो होते हैं इनको 4 वर्ग में बांटा गया है। ये इनके वर्ग हैं इस प्रकार से। इनके 4 वर्ग हैं। एक है उभयचर, एक है सरीसृप, एक है पक्षी और एक है स्तनधारी। तो पहले देखेंगे सुपर क्लास स्पीशीज या मत्स्य के क्या लक्षण होते हैं। अधिवर्ग मत्स्य के जो सदस्य होते हैं वे जलीय जंतु होते हैं और इनमें जल में रहने के लिए श्वसन क्रिया हेतु गिल्स उपस्थित होता है। ये मत्स्य जो होते हैं इनकी त्वचा जो होती है वह शल्क से ढकी हुई होती है। अलग अलग प्रकार के शल्क जो होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। इनका शरीर जो होता है वह धारा रेखीय होता है ताकि तैरने में यह आसानी हो। इनको तैरने के लिए अनुकूलन है ये धारा रेखीय शरीर। इनमें हृदय उपस्थित होता है और ये इनका हृदय जो होता है वह 2 भागों से मिलकर बनता है, आलिन और नीलय। मत्स्य जो होते हैं इनमें उपांग जो होते हैं वह पंख के रूप में होते हैं जो कि जोड़ी में पाए जाते हैं और जल में तैरने के लिए इनमें अनुकूलन होता है यह। इसके अतिरिक्त इनमें पार्श्व रेखा पाई जाती है जो कि क्या होती है, इनमें संवेदी होती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग के रूप में पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है वह अनियत तापी होता है या शीत रुधिर वाले जीव होते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस। इनमें कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं ये उपास्थि मछलियां कहलाते हैं, अर्थात इनका अंतःकंकाल जो होता है वह उपास्थि का बना हुआ होता है। ऑस्टिक्थिस जो होते हैं इनका अंतःकंकाल जो होता है वह अस्थियों का बना हुआ होता है। ये कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग वाले जो जंतु होते हैं इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं
और इनमें से कुछ जीवधारी जो होते हैं वे बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं, जैसे शार्क मछलियां होती हैं ये। और ऑस्ट्रिकथिस जो होते हैं इनमें अस्थियों का बना हुआ अंतः कंकाल होता है। और ये ऑस्ट्रिकथिस के जो जंतु होते हैं ये दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, स्वच्छ जलीय भी होते हैं और समुद्रवासी भी होते हैं। इनका उदाहरण अगर हम देखें तो रोहू, कतला आदि जो हैं वो इस वर्ग के सदस्य होते हैं। अधिवर्ग टेट्रापोडा के जीवधारी जो होते हैं इनका शरीर जो होता है वह दोनों प्रकार का होता है, नियत तापी भी होते हैं और अनियत तापी भी होते हैं। ये जीवधारी जो होते हैं इनमें श्वसन की क्रिया के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। इनका हृदय जो होता है वह आलिंद व निलय में बटा हुआ होता है, दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है इनका हृदय। इस वर्ग के जो जीव होते हैं इनमें जो उपांग होते हैं वह जोड़ी में पाए जाते हैं। इनका आलिंद जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, दो भागों में बटा होता है। और इनमें धमनी व शिरा जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इनमें दोहरा परिसंचरण जो होता है वह पाया जाता है। इनका कंकाल तंत्र जो होता है वह अस्थियों का बना हुआ होता है। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी। अब देखते हैं उभयचर वर्ग या एम्फीबिया के बारे में। उभयचर जंतु जो होते हैं ये ऐसे जंतु होते हैं जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये इनका शरीर जो होता है वो अनियत तापी होता है, अर्थात शरीर का तापमान एक समान नहीं होता है। इनकी भुजाओं में उंगलियां पाई जाती है परंतु नखर नहीं पाया जाता है। इनका कपाल बना होता है उपास्थि का बना हुआ। इनमें एक विशेषता होती है, अवस्कर द्वार उपस्थित होते हैं, अर्थात मूत्राशय और मलाशय जो होते हैं दोनों एक ही छिद्र में खुलते हैं। इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, जल में निषेचन की क्रिया होती है। इनमें कर्ण उपस्थित होते हैं, इनका उदाहरण है मेढक। अगला वर्ग जो है वह है सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया कहलाता है अंग्रेजी में। इस वर्ग के जंतु जो होते हैं वो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। इनमें पैर, कुछ जंतु जो होंगे उनमें पैर भी उपस्थित होते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में रहने वाले जीव होते हैं। इनकी त्वचा जो होती है वो रूखी होती है, इनमें किसी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है और त्वचा जो होते हैं उसमें सल्क उपस्थित होते हैं। और इसके साथ साथ केराटिन का बना हुआ प्रशल्क जो होता है वह भी बाहर में उपस्थित होता है। और इनका कंकाल अस्थियों का बना होगा। इनमें आरबीसी जो होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यह इनके स्थलीय होने का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और इनमें भी अवस्कर द्वार उपस्थित होते हैं। हृदय के 3 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। लेकिन मगरमच्छ जो है वो अपवाद है जिनमें हृदय जो है वो 4 कोष्ठ का बना होता है। तो एग्जाम्पल एक मगरमच्छ है, और है छिपकली, और है सर्प। सर्प जो होते हैं इनमें पाद जो होते हैं, पैर जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो पृथ्वी का सबसे विशालतम प्राणी के रूप में, जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, वे डायनासोर जो थे वे भी सरीसृप वर्ग के सदस्य थे। अगला वर्ग है वह है पक्षी वर्ग या इसको कहा जाता है एवीज। इस वर्ग का सबसे प्रमुख लक्षण यह होता है कि इस वर्ग के जीवधारी जो होते हैं उनमें उड़ने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। और इसके लिए इनका अग्रपाद जो होता है वह पंख में, विंग्स में परिवर्तित हो जाता है, जिसके सहायता से ये उड़ सकते हैं। नहीं उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं उसमें केवल शुतुरमुर्ग जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं इनके शरीर का तापमान जो होता है वो एक समान होता है, नियत तापी होते हैं और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक इनके शरीर का तापमान होता है। पूरा शरीर जो होता है वह पर से ढका होता है, पर या फेदर इनमें पाए जाते हैं, जिससे पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ होता है।
पक्षी वर्ग के जो सदस्य होते हैं इनमें मुख जो होता है वह चोंच में रूपांतरित हो जाता है। इनका श्वसन की क्रिया जो होती है उसके लिए इनमें पाए जाते हैं फेफड़े। इनमें हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, 2 आलिंद और 2 निलय के रूप में। इनमें वायु कोश पाए जाते हैं। इनके जो फेफड़े होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है वायु कोश। ये वायु कोश जो होती है इनको उड़ने के लिए अनुकूलन प्रदान करती है, साथ ही श्वसन की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। वायु कोश जो होता है इनकी अस्थियां जो लंबी होती है संरचना में, इनमें खोखली संरचनाओं के रूप में ये पाए जाने वाली संरचना होती है। इस वर्ग के जो जीवधारी होते हैं इनमें त्वचा जो होती है वह शुष्क होती है और इनके पूंछ में एक तेल ग्रंथि जो होती है वह उपस्थित होती है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो आपके आसपास जितने भी पक्षी दिखाई देते हैं वो सभी जो है इसके उदाहरण हैं। कौवा है, तोता है, कबूतर है, शुतुरमुर्ग है और इसके अतिरिक्त जितनी भी पक्षियां हैं वे सभी इस वर्ग के सदस्य होते हैं। अगला वर्ग है स्तनी वर्ग। इस वर्ग के जीवधारी जो होते हैं इनमें समतापी या नियततापी शरीर का तापमान एक समान होता है। इनके शरीर में रोए उपस्थित होते हैं, पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इनकी त्वचा में ग्रंथियां हुई उपस्थित होती है, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि के रूप में। श्वेत यानी पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इनका सबसे बड़ा जो लक्षण होता है जो स्तनी वर्ग का वह होता है कि मादा जो होती है उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा ये बच्चों को दूध पिलाकर उनका पोषण करती है। इस वर्ग के जो जीव हैं इनमें देह गुहा जो है वह 2 भागों से बढ़ जाता है डायफ्राम के द्वारा। एक संरचना होती है मांसपेशियों की बनी हुई, जिसके कारण इनका देह गुहा जो है वो ऊपर की ओर जो होता है वक्षीय गुहा में और नीचे की ओर जो होता है वह उदर गुहा में यह विभाजित हो जाता है। इनका हृदय जो होता है वह 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। इनमें जो आरबीसीज होते हैं इनमें केंद्रक जो होता है वह अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है ऊंट में उनका आरबीसीज जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। इस वर्ग के जो जीवधारी होते हैं इनमें मस्तिष्क जो होता है उसका बॉक्स या क्रेनियम बॉक्स जो होते हैं उनमें खांचे पाए जाते हैं, जिससे वो आपस में सटे हुए होते हैं। इनका जो भ्रूण होता है उनमें 2 झिल्लियां उपस्थित होती हैं। इनमें से एक झिल्ली जो होती है वो कहलाती है एमनियन और दूसरी जो है वह कहलाती है एलेंटाइस। कुछ जीवधारी इस वर्ग के जो होते हैं इनमें भ्रूण जो होता है वह अपरा नामक संरचना से जुड़ा हुआ होता है, जो गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्तनी वर्ग जो होते हैं इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। इनका उदाहरण अगर हम देखें तो हम स्वयं जो है मनुष्य जो है वो भी स्तनी वर्ग के जीव कहलाते हैं। जो व्हेल है वह भी स्तनी वर्ग का जीव कहलाता है। चूहा जो होता है चमगादड़ और कंगारू जो होते हैं ये भी स्तनी वर्ग के जीवधारी कहलाते हैं। तो इस वर्ग के जीवधारी जो होते हैं आखिरकार एक व्हेल जो होता है इनको हम स्तनधारी क्यों कहते हैं, या एक चमगादड़ जो होता है वह स्तनधारी क्यों होता है, तो उनमें निम्नलिखित लक्षण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको स्तनी वर्ग में स्थान दिया जाता है।